गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 पढ़ ली थी, आज एक्सरसाइज 2.4 शुरू करेंगे। तो 2.4 का पहला सवाल है आपका, देखिए एक्सरसाइज 2.4 का पहला सवाल है आपका, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब बताना है आपको, ये बताना है कि इन सभी में जो चारों बहुपद दिए गए हैं, इन सभी में किसका बहुपद, किसका एक गुणनखंड x+1 होगा। तो मैं आपको बता दूंगा पूरा भी, मतलब 1 2 3 4 बहुपद दिए गए, इन चारों बहुपदों में से किसका एक गुणनखंड जो है x+1 होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी गुणनखंड लेते हैं, तो मान लो बहुपद gx दे रहे हैं आपका x+1, यानी इन सभी का एक गुणनखंड जो है वो x+1 हो गया। अब अगर अब x+1 अगर गुणनखंड है तो gx का मान x के लिए 0 के बराबर अगर आप लेते हैं तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -1। x बराबर क्या आ जाएगा? -1। क्योंकि देखिए x+1 gx है, एक गुणनखंड है। अगर gx को हम 0 के बराबर ले लेंगे एक बहुपद के रूप में, तो x+1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर -1। अब x का मान जहां जहां आप लगा दें और जो बहुपद 0 आ जाए, तो आप कहेंगे जो भी बहुपद इनमें से 0 आता है उसी का एक गुणनखंड होगा x+1। इसमें लगा के देखेंगे, अगर ये 0 होता है तो ये बहुपद जो है x+1 इसका खंड हो सकता है, इसमें लगाएंगे। अगर ये 0 होता है तो ये इसका भी खंड होगा। अगर इसमें लगा के देखेंगे x+1 का मान, तो ये 0 भी हो सकता है, और इसका मान इसमें भी लगाएंगे तो ये भी हो सकता है। तो देखिए, चूंकि x+1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। अगर ये जो x+1 है इस बहुपद का खंड है, तो इसका मान x बराबर -1 हो गया। और यही मान इसमें लगा दूं तो देखते हैं क्या ये बहुपद जो भी px है 0 के बराबर हो जाता है कि नहीं होता है। देखिए -1 लगाने पर -1 की पावर 3, -1 का स्क्वायर, -1 + 1। मैं फिर बता दे रहा हूं, क्वेश्चन था x+1 इन चारों में से किसका एक गुणनखंड है। तो अगर x+1 इनमें से किसी का भी गुणनखंड होता है, तो x+1 को हम gx मानकर इसका एक मान प्राप्त कर ले रहे। gx बराबर x+1। अब चूंकि मान अगर बहुपद है तो मान 0 के बराबर होगा, यानी शून्यांक के रूप में ले सकते हैं। तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अब यदि इस बहुपद का शून्यांक यानी कि गुणांक है या गुणनखंड है, तो x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 भी होगा। इस तरह से x का मान -1 लेने पर, तो इसकी देखो जहां जहां x की वैल्यू दे रहे तो वहां वहां -1 लगा दे रहे। अब -1 का q जो होगा वो माइनस ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था सम घातों पर प्लस हो जाता है माइनस में, और विषम घातों पर माइनस ही रहता है। अब ये घात सम है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और +1। ये एक से ये एक कट गया, -1 से +1 कट गया, और -1 से +1 बराबर आ गया 0। अब आप कह सकते हैं कि पूरा व्यंजक यानी पूरा बहुपद शून्य हो गया। तो x+1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। x+1 बहुपद x³ + x² + x+1 का गुणनखंड होगा या है। ठीक है, एक बार फिर देखो, जो भी गुणनखंड दिया जाता है अगर उसका मान उसी बहुपद में लगा दें, अगर वो बहुपद शून्य हो जाए, तो हम कहेंगे वो गुणनखंड होगा। तो x+1 जो है बराबर px की वैल्यू 0 के बराबर ले लिया, x का मान -1 ले लिया। इस -1 का मान जहां जहां x था वहां पे लगा दिया। अब अगर पूरा बहुपद जो 0 हो जाता है, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब यहां पे देखो सेम x+1 बराबर 0, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी x बराबर -1। वही वैल्यू लेके चल रहे क्योंकि गुणनखंड बताना है। तो x+1 बराबर 0, x बराबर -1। अब यहां पे मान लगाएंगे px का मान है x की पावर 4, x की पावर 3, x² + x+1। अब बहुपद पता करना है तो वही मान
इसमें भी लगाएंगे, क्योंकि अगर ये भी 0 होगा तो ये भी उसका एक गुणनखंड के पार्ट के रूप में हो जाएगा, इसी का गुणनखंड भी हो जाएगा। तो p माइनस वन बराबर -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। देखिए 4 पावर 3 पावर 2 पावर -1 और एक ये हो गया, यानी कि एक पावर भी ले सकते। अब जहां जहां समघात है वहां पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है तो ये प्लस, यहाँ पे 4 है तो ये भी प्लस, बाकी 1 और 3 पे माइनस ही रहेगा। तो +1 -1 +1 -1 +1, 1 से 1 कट गया, +1 से -1 कैंसिल हो गया, प्लस के 1 से -1 कट गया, प्लस के 1 से -1 बचा गया आपका 1, ये शेष बचा, ये क्या बचा शेष। अब आप बताइए क्या ये 0 है, तो 1 0 तो होता नहीं, तो इस तरह से पता लगा लेंगे कि 1 अगर बचता है यानी शून्य नहीं है, पूरा 0 नहीं, यानी कि ये जो बहुपद है x + 1 x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1 का कोई गुणनखंड नहीं होगा। लिखेंगे x + 1 बहुपद x की पावर 4 x की पावर 3 x स्क्वायर x + 1 का गुणनखंड नहीं है। अब अगला देखिए, जिस तरह से आपने देखिए ये वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह से ये दोनों भी होंगे। तो डायरेक्ट x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू मिली -1। अब इसका मान -1 का मान पूरे बहुपद में रखने पर क्या ये बहुपद शून्य होता है? तो देखिए p - 1 4 -1 की पावर 4 3 -1 की पावर 3 3 -1 का स्क्वायर -1 और +1। देखिए सेम कंडीशन, जिस तरह से इसमें मान रखे बिल्कुल वैसे ही इसमें भी मान रखने हैं। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है, ये कैंसिल, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, माइनस के 3 से प्लस के 3, बचा क्या आपका 1, शेष क्या बचा 1। तो ये जो होगा गुणनखंड नहीं होगा, x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगला इसमें भी x + 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा -1। अब यही वैल्यू जो है जहां पर एक चर है x, इसी के ऊपर रख देने पर क्या ये भी शून्य होता है? तो इसका भी देख लीजिए, p - 1 बराबर -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर 2 प्लस -1 प्लस √2। देखिए माइनस की पावर 3 है विषम में, यानी कि ये माइनस में ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस यानी माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस 2√2। देखिए -1 -1 माइनस के 2, माइनस का 1 है तो माइनस में ही, माइनस है माइनस का वर्ग प्लस तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि आगे चिन्ह माइनस है, माइनस माइनस के 2 प्लस 2 प्लस 2√2 2√2 √2 2√2 एक से कट गया, बचा आपका 2√2। देखिए एक √2 ये है, एक √2 ये है, तो हो गया 1√2 1√2 2√2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए तो बचा 2√2। अब ये भी शून्य नहीं है तो ये भी बहुपद का कोई गुणनखंड में नहीं आएगा। तो देखिए इसका मान जो गुणनखंड है अगर उसको एक शून्याङ्क के बराबर ले तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 मिलेगा, यानी कि एक वैल्यू मिली। अब उसी -1 को चारों बहुपदों में अगर लगा दे चर की जगह पे, तो जो भी बहुपद शून्य होगा वही उसका एक गुणनखंड होगा। तो केवल इसी में ये बहुपद में शून्य होगा, बाकी किसी में शून्य नहीं है, तो हम कहेंगे ये बहुपद का केवल एक ही गुणांक होगा, वो होगा आपका पहला वाला, बाकी सारे तीनों जो है वो क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब अगला देखिए, देखिए एक्सरसाइज 2.4 का अगला क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड प्रमेय द्वारा बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। देखिए ये px दिया है और ये gx दिया है,
अब ये जो gx है क्या वो इसका गुणनखंड है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो सेम तरीका मैंने अभी आज आपको बताया है, बिल्कुल वही तरीका लगाना है। ये gx दिया है और ये px दिया है, ये पद की वैल्यू आप निकाल लें और इसमें रख दें। इस पद से gx से एक मान निकाल लें x का और वो इसमें रख दें। अगर पूरा बहुपद शून्य होता है तो वो बहुपद का गुणनखंड होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए, माना gx बराबर दे रहे हैं x प्लस 1। अब अगर वो इसका वैल्यू ले ले, देखिए gx का मान अगर 0 होगा, gx का मान अगर 0 होगा, क्योंकि अगर ये इसका बहुपद का गुणनखंड है तो इसका वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। तो x प्लस 1 बराबर शून्य लेने पर x का एक मान आपको -1 मिल जाएगा। अगर gx इसका गुणनखंड है, gx x प्लस 1 जो है अगर इस बहुपद का गुणनखंड है तो वो 0 के बराबर लिया जाएगा। फिर से सुनो, अगर x प्लस 1 जो एक gx है बहुपद px का गुणनखंड है तो gx की वैल्यू 0 के बराबर लेंगे और 0 बराबर लेने पर x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -1 आपको मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर बहुपद में रख दे, x का मान बहुपद में रखेंगे तो 2 - 1 की पावर 3। देखिए जहां जहां चर x है वहां वहां x का मान -1 रखना है। जहां जहां पे चर x है तो यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर x है, बस। तो ये इसका मान -1 रखना है। यहां पर -1 का स्क्वायर 2 - 1 -1। देखिए घात 1 की पावर अगर विषम है और माइनस में है तो माइनस सम, मतलब विषम है तो माइनस में ही रहेगा, अगर सम होती तो प्लस में। तो ये देखिए -1 की पावर 3 है तो ये कैसी है, विषम है। वो विषम में मैंने क्या बताया, चिन्ह वही रहेगा। तो 2 गुणा -1, 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है। अब 1 का स्क्वायर है और माइनस के साथ है तो ये प्लस हो जाएगा, +1। माइनस माइनस, देखिए माइनस का गुणा माइनस में करो, माइनस का गुणा माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और फिर माइनस। 2 एकम 2 तो माइनस का 2, 2 का गुणा -1 में तो 2 एकम 2 प्लस 1, 1 का वर्ग है 2, माइनस माइनस प्लस का 2 -1। अब आप देखिए 2 से 2 कट गया, प्लस के 2 से -2 कट गया, प्लस के 2 से -2 कट गया, प्लस के 1 से -1 कट गया, बराबर क्या आया 0। अब देखिए x प्लस 1 की एक वैल्यू आपने निकाली और इस वैल्यू का मान आपने px में रखा तो पूरी वैल्यू क्या मिल गई 0। अगर 0 मिलती है तो हम क्या कहेंगे कि x प्लस 1 2x³ प्लस x स्क्वायर -2x -1 बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जिस तरह से px से, देखिए px में gx की वैल्यू रखते हैं, बाकी दोनों में आपको यही करना है। तो देखिए gx बराबर हो गया x प्लस 2। अब अगर gx px का एक खंड है तो x प्लस 2 का मान 0 के बराबर ले लेंगे तो आपको x का मान मिलेगा -2। देखिए gx अगर x प्लस 2 है और gx अगर px का एक खंड है, ये जो gx है इस वाले px का एक खंड है तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 ले लेंगे। अब इसकी वैल्यू इसी में लगाने पर c-2, देखिए पहले अगर आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया x³ प्लस 3x² प्लस 3x। अब देखिए x का मान यानी चर की वैल्यू x बराबर -2 है, वो यहां जहां जहां x है वहां लगाना है। तो यहां पे लगाएंगे -2, यहां x है तो यहां -2, क्योंकि x का मान -2 है, -2 की पावर 3, -2 का स्क्वायर 3 गुणा -2 प्लस 1। अब आगे देखो 2 की पावर 3 का मान 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस रहेगा तो चिन्ह माइनस का, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 का मान 8। आगे क्या चल रहा 3, 2 का स्क्वायर और चिन्ह देखो माइनस है तो अब हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने क्या बताया विषम घात पे माइनस और समघात पे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस।
ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 1, 3 का गुणा 2 में करो तो 3 दूनी 6 प्लस का 1, देखो 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 3 दूनी देखो 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 3 आगे चल रहा, 3 दूनी 6 और प्लस 1। अब ये हो गया माइनस के 8, 4 तिया 12 माइनस 6 और प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, देखो 8 और 6 14, माइनस के 14, 12 और 1 13, तो बचा माइनस का 1। देखो माइनस के 8 माइनस के 6, माइनस के 8 में माइनस के 6 जोड़ेंगे तो माइनस 14, 12 और 1 13, 12 और 1 13, 14 में से 13 का तो माइनस 1 बचा, यानी शेष बच रहा है, यानी कि जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड नहीं होगा। देखिए 2 हो गए हैं, तीसरा है x की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx दे रहे हैं x माइनस 3। तीसरा ये है आपका, तो वही सेम है, x का मान निकाल लो, x माइनस 3 अगर 0 एक बहुपद है तो x बराबर आ जाएगा आपका 3। gx जो आपका है, gx जो है वो x माइनस 3 है, तो यहां से एक मतलब एक मान निकलेगा, x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 3 और इस पे लगा देंगे 3 सीधा, तो 3 की पावर 3 माइनस 4, 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 6, 3 की पावर 9 सॉरी 3 की पावर 3 का मान 27, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3 त्रिका 9 चौको 36 और ये 9, 27 और 36 माइनस 36 यानी कि 0, तो x माइनस 3 से भी ये 0 हो गया। तो इस तरह से आप क्या कहेंगे, अगर ये शून्य होता है तो हम कहेंगे ये x माइनस 3 इस वाले बहुपद का, ये x माइनस 3 इस वाले बहुपद का क्या होगा, एक शून्यांक होगा या गुणनखंड होगा। तो इस तरह से आप ये नोट कर लो, फिर आगे देखो। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का तीसरा क्वेश्चन, k का मान ज्ञात करो, k की वैल्यू ज्ञात करो जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। मतलब हर कंडीशन में x माइनस 1 जो है इस वाले इस वाले इस वाले और इस वाले का एक गुणनखंड है। तो एक ही वैल्यू दी है और सभी में लगानी है और उससे हमें k का मान निकालना है। तो देखो ये px है, ये px है, ये भी px है और ये भी px, केवल एक gx दिया है, सिंगल gx। तो x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है, ये कह रहे हैं, x माइनस 1 इस वाले का भी गुणनखंड है, ये भी बोला जा रहा, x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है, ये भी बोला जा रहा है, x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड। तो जैसे कि पिछले सवालों में किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर x माइनस 1 पहले वाले का गुणनखंड है तो इसकी वैल्यू शून्य के बराबर ले सकते क्योंकि gx बराबर 0 होगा। देखिए अगर x माइनस 1 जो है x माइनस 1 gx इसके लिए है, पहले के लिए है, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 क्योंकि माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस का, माइनस 1 जो है उस तरफ जाके प्लस का और ये वैल्यू इसमें लगा देंगे। अब देखिए gx 1 निकल आया क्योंकि x माइनस 1 दिया है, मैंने क्या बताया, उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1। अब इस एक का मान यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, यहाँ पे भी, और क्योंकि ये चारों का एक गुणनखंड है, लिखा है ना कि जबकि प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px यानी इन सभी का गुणनखंड है, तो x माइनस 1 से एक वैल्यू 1 निकल आई, तो x बराबर 1 इसमें लगा के देखेंगे, फिर इसमें और इसमें, तभी देखो जब सभी में मान लगा दिया जाएगा तो k की वैल्यू आपको निकालनी है क्योंकि लिखा है k का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, k का मान। तो इसमें लगाएंगे, फिर इसमें, चारों में लगा रहे। देखो तो P1 बराबर 0 होगा, क्यों, एक अगर x की जगह पे लगाएंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है गुणनखंड के हिसाब से शून्य आनी चाहिए क्योंकि दे ही रहे कि x माइनस 1
गुणनखंड तो है ही, मतलब गुणनखंड है तो शून्य तो हो गई। अब यहां लगाएंगे, देखिए तो P इसकी वैल्यू लगा दो 1, जहां जहां चर आया वहां पे 1, तो 1 का वर्ग 1 प्लस के बराबर 0, 1 का वर्ग 1 प्लस के बराबर 0, 1 और 1 2, देखिए 2 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर होगा माइनस के 2, के बराबर माइनस के 2। एक बार फिर से देखो, ये बहुपद दिया और जहां पे मान वहीं लगाया जाता है जहां पे चर दिया, वो चर कितना दिया था 1, तो यहां पे 1 लगा दिया, तो 1 का वर्ग, यहां पे 1 लगा दिया तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 और 1 2, तो 2 प्लस के, अब ये 2 जो है उस तरफ जाके माइनस के। अब इसमें देखो दिया है 2x स्क्वायर के एक्स प्लस √2, यहां पे भी वही मान 1, तो अगर 1 लगाएंगे तो पूरी वैल्यू 0। देखिए अगर यहां पे चर का मान x की जगह पे 1 लगा दें तो पूरी वैल्यू क्या होगी, शून्यांक के बहुपद है तो 0 होगी। अब यहां पे लगाओ, देखो 0 बराबर 2 गुणा 1, क्योंकि x का मान 1, 1 का वर्ग k गुणा 1 प्लस √2, ये आपका एक मान मिल गया। ये क्या मिल गया, एक मान। 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्ग 1, 2 एकम 2, k एकम k प्लस √2। अब पक्षांतर कर दो, तो देखो इन दोनों का पक्षांतर करेंगे तो -2 और -√2 बराबर k, ये आपका आंसर। 2 इस तरफ आया माइनस का, √2 इस तरफ आया माइनस का, तो k का मान मिल गया ये। अब चाहो तो कॉमन ले लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना भी लिख दो। यहां पे भी 1 लगाने पे पूरी वैल्यू 0, क्योंकि x का मान 1 है और ये गुणनखंड भी है, तो ये इसमें लगेंगे तो पूरी 0 हो जाएगी। अब एक एक करके मान लगाएंगे, 1 का वर्ग √2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 0, px बराबर 0, 1 का 1 ही, 2 एकम 2 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको उस तरफ ले जा रहा है और इसको भी उस तरफ ले जा रहा है, तो k बराबर माइनस के उस तरफ जाके प्लस के, और 1 इस तरफ जाके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो k का मान मिल गया ये, माइनस के √2 उस तरफ जाके प्लस के 1 उस तरफ जाके माइनस के, ये मिल गया। अब यहां पे सेम 1 लगाने पे 0, यानी कि चर की वैल्यू 1 लगाने पर, x का मान 1 लगाने पर पूरा 0 होना चाहिए। तो जहां जहां है देखो 1 k इंटू 1 का स्क्वायर 3 गुणा 1 प्लस k बराबर 0, x यहां था तो x का वर्ग 1 हो गया, x यहां है तो 1 हो गया, प्लस k बराबर 0, 1 एकम 1, 3 एकम 3 प्लस k बराबर 0, माइनस के 3 उस तरफ जाके प्लस के, देखो माइनस के 3 उस तरफ जाके प्लस के, तो k प्लस k बराबर 3, k प्लस k बराबर 3, 1 k ये हो गया, 1 k ये हो गया, तो हो गया 2k, k प्लस k है तो 1k और 1k कितने हो गए, 2k, 1 और 1 2, 2k बराबर 3, तो k बराबर 3/2, की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। एक बार रिपीट, देखो k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k का मान ज्ञात करना, जबकि हर कंडीशन में केवल एक ही गुणनखंड है x माइनस 1, वो भी px का है। तो मैंने बताया अगर एक गुणनखंड है px बराबर, तो x का मान निकालना, क्योंकि x माइनस 1 अगर शून्य लेंगे गुणनखंड है तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 1। अब 1 का मान यहां रख दो, तो 1 1 यहां रख दिया, x का मान 1 1 यहां रख दिया, x का मान 1 1 यहां भी रख दिया, और x का मान 1 1 यहां रख दिया। तो चारों जगह 1 1 लगाने पर आपको k की वैल्यु क्या होगी, सभी जगह यहां पे मिली -2, यहां पे क्या मिली -2 √2, यहां पे √2 -1 और यहां पे 3/2। इस तरह से आपका गुणनखंड का सॉल्यूशन कर दिया। अब अगला देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करो। अभी यार आपने देखे 3 क्वेश्चन, अब इस बार आपको क्लास 8 की तरह गुणनखंड करना है, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको गुणनखंड आने चाहिए। तो मध्य भाग को खंड करके आपको गुणनखंड करना है, मध्य भाग को। तो पहले क्या करो, x
स्क्वायर एक्स और ए एक दिया, तो पहले वाले पद को ए मान लो, ए बराबर 12। दूसरे वाले पद में जो एक्स के साथ जो राशि दी है, गुणांक दिया है, उसे बी मान लो, बी बराबर -7 और सी बराबर 1। इसमें क्या होता है, मध्य पद के खंड करके आपको गुणनखंड करने हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो दिया है उसे ए मान लिया, एक्स के साथ जो दिया है उसे बी मान लिया और अचर राशि 1 मान ली। ठीक है, तो पहले पद में जब भी कोई संख्या आती है उसका आखिरी पद में गुणा कर देते हैं, यानी ए का गुणा सी में किया जाता है। तो ए बराबर दे रहे हैं 12 और सी बराबर दे रहे हैं 1, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12। पहले पद के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी गुणांक होता है उसका अचर राशि में गुणा कर दिया जाता है। तो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी राशि आती है उसका आखिरी पद में गुणा कर देते हैं, तो 12 एकम 12। अब आपको 7 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने पे 7 आए और गुणा करने पे 12 आए। 7 को 2 हिस्सों में तोड़ना है कि जोड़ने पे 7, तो 3 + 4 होते हैं 7 और 3 का गुणा 4 में करो तो होता है 12। 7 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने पे 7 आए, गुणा करें तो 12। अब इसके खंड क्या होंगे, देखिए, -7 के खंड कर रहे हैं 3x और 4, 3 + 4, तो बाहर क्या चल रहा है x +1। देखिए मैंने क्या कहा, मध्य पद यानी कि बीच वाले पद के ऐसे खंड करने हैं। तो पहले पद में अगर संख्या आई तो उसका आखिरी पद में गुणा करेंगे, तो 12 एकम 12। अब बीच को तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3 और 4 7 और 3 को 12, मतलब बीच वाले पद को तोड़ना था। अब x का गुणा इसमें भी होगा, x का इसमें भी, x का गुणा 3 में भी करेंगे और x का गुणा 4 में भी, तो बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 12x स्क्वायर 3 का x में करेंगे तो 3x, 4 का x में करेंगे तो -4x + 1। अब आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना सभी को आता है, 6 7 8 में यही पढ़ा है। इन दोनों में कॉमन आएगा 3x, 3 का भाग 4 में देंगे तो 4, x की पावर 2 थी, 1 बाहर ले ली, 2 पावर थी, 1 बाहर ले ली, तो बचा 1 और यहां पे बचा 1, सॉरी 3 बार आएगा, 4 बार करते हैं। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो 4x - 1। दोनों पदों में देखें 4x - 1, 4x - 1, कॉमन लेने पे 4x - 1 लिया तो बचा 3x - 1। देखो x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, x का 4 में करेंगे तो 4x + 1। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3x। एक हाथ में से एक ले ली तो एक बची, पूरा ले लिया 3x तो 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो -1 ले लिया, ये जैसा था वैसे। अब 4x - 1 यहाँ पे भी, 4x - 1 यहाँ पे भी, 4x - 1 ये भी है, 4x - 1 ये, तो ये कॉमन लिया तो यहाँ से बचा 3x - 1। अब फिर से वही, a बराबर 2, b बराबर 7 और c बराबर 3। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसे a मान लो, x के साथ जो होता है उसे b मान लो, और जिसके साथ x और x स्क्वायर कुछ नहीं होता उसे c मान लो, यानी चर राशि। अब पहले पद का गुणा लास्ट पद में करेंगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, क्योंकि पहली राशि अगर आती है, यहां पे अगर कुछ भी आता है तो उसका गुणा आखिरी पद में करना पड़ता है, 1 का c में, 2 तिया 6। 7 के ऐसे खंड करने हैं, 7 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने पे 7, जोड़ने पे 7 और गुणा में कितना होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए आपका 6। तो देखो 6 + 1 होता है 7 और 6 एकम 6, ये आपके खंड हो गए। 7 के खंड करने थे, 7 के ऐसे खंड करने थे, 6 और 1 हो गए 7 और 6 एकम 6। अब आगे देखो 2x² प्लस 7 के खंड कर रहे हैं 6 + 1, देखो 7 के खंड कर दिए 6 + 1। अब x का गुणा इसमें भी करेंगे और x का इसमें भी, 2x², 6 एकम 6, 1 एकम 1 + 3। x का गुणा 6 में करो तो 6 एकम 6, x एकम x। अब इनमें कॉमन क्या आएगा, 2x² और 6x में कॉमन क्या आएगा, 2x, तो बचेगा x + 3, और इसमें 1 आएगा तो x + 3, x + 3 इसमें भी, x + 3 इसमें भी, तो दोनों में कॉमन ले लिया तो 2x + 1 हो गया। देखो 2x है और 6x है, तो 2x और 6x में आएगा, x² है तो एक हाथ कॉमन आ गई,
तो 2x में से एक घात बची, 2 का भाग 3 में देंगे, 6 में देंगे तो 3 बार। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो 1 मान लिया, x+3। इसमें भी x+3 है, इसमें भी x+3 है, x+3 कॉमन ले लिया तो यहां से बचा 2x और यहाँ पे 1 बचा। अब इसमें आ जाओ, a बराबर 6, b बराबर 5 और c बराबर -6। पहले पद का गुणा आखिरी पद में, 6 36, 6 का गुणा 6 में 36। अब चिन्ह आया है माइनस का, चिन्ह का आया माइनस का, तो जहां पे प्लस होता है वहां पे जोड़ने पे लिया जाता है, 2 जोड़ के। तो देखो 2 जोड़ के लिया था, यहां पे प्लस था तो 2 जोड़ के। लेकिन जब चिन्ह माइनस का हो तो 5 से बड़ी, यानी बीच वाले से हमेशा बड़ी लेनी है, बीच वाले से बड़ी। तो ऐसी पर संख्या लेनी है कि घटाने पे तो 5 रहे और गुणा करें तो 36 आए। तो देखो 9 में से 4 घटाओ तो 5 बचता है, क्योंकि 5 से बड़ी 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 36। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 9 में से 4 घटाओ तो कितना बचेगा 5। 9 का गुणा 4 में करो 36, तो खंड क्या होंगे 6x²। 9x में से 4x घटाएंगे, कोष्टक खोल दे रहे, बाहर चिन्ह प्लस है तो अंदर के चिन्ह नहीं बदलेंगे। देखो बाहर अगर चिन्ह प्लस है तो अंदर के कोई चिन्ह चेंज नहीं होते। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है तो 3x, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी चला जाएगा और 9 में भी चला जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 6 में, यानी 3 से भाग जाएगा, 9 में भी 3 से, x क्योंकि दोनों में x है। तो यहां से बचा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। यहाँ पे 2 ले लेंगे क्योंकि 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो तो माइनस है बाहर तो अंदर का चिन्ह प्लस, 2x+3 यहां पे भी, 2x+3 यहां पे भी, तो हो जाएगा आपका कॉमन लेने पे 2x+3 तो बचेगा 3x - 2। ये आपका आंसर। लास्ट, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर 4। पहले पद का गुणा आखिरी पद में, 4 तिया 12, 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12। अब खंड ऐसे करने हैं, खंड ऐसे करने की एक बचे तो देखो 4 में से 3 घटाओ तो 1 बचता है और 4 का गुणा 3 में करो तो भी 12 होते हैं। देखो 3 का 4 में गुणा करो तो 12 और 4 में 3 घटाओ तो 1, और 1 ही चाहिए था। तो आपका हो जाएगा 4x - 3x -4, कोष्टक खोलने पे ये प्लस हो जाएगा। अब इसके आगे आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद।